नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। बीजेपी में अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद नितिन नवीन ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। शायद ये पहली बार है जब बिहार के किसी नेता को बीजेपी के संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पार्टी आलाकमान के इस फैसले से बिहार से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। और इसी के साथ देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में नए युग की शुरुआत हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए नितिन नवीन ने दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। उनके स्वागत में बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे नजर आए। पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्हें कुर्सी तक ले गए। तमाम बड़े लोग और हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित पार्टी हेडक्वार्टर की रौनक देखने लायक थी। सफल संगठनकर्ता आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये भाजपा में ही हो सकता है, बाकी जगह नहीं हो सकता है, जो खानदान बेस्ड है। और वो मेरी कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, पटना साहिब। मैं उन्हीं के विधानसभा में वोटर भी हूँ। बेहद ही सरल, सहज और सुलभ व्यक्तित्व के धनी नितिन नवीन पटना के बांकीपुर सीट से 5 बार के विधायक हैं और बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यही नहीं, पार्टी में संगठन के हर स्तर पर काम किया है। युवा मोर्चा, राज्य सरकार और राष्ट्रीय संगठन तक का सफर तय किया। पार्टी में उन्हें एक अनुशासनात्मक ऑर्गेनाइजर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है। बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। वैसे तो नितिन नवीन को राजनीति विरासत में मिली। पिता नवीन किशोर सिन्हा की गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती थी। पटना वेस्ट सीट से पिता 3 बार विधायक रह चुके थे। अचानक पिता के निधन के बाद 2006 में नितिन नवीन ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और तब से लेकर अब तक लगातार 5 बार चुनाव जीतते रहे। राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से की। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम किया। यही नहीं, अलग अलग राज्यों में प्रभारी की भूमिका भी नितिन नवीन ने खुद को साबित किया। संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी ने बड़ा और बेहद अहम फैसला उनकी संगठन क्षमता और चुनावी रणनीति, प्रशासनिक अनुभव और जमीनी पकड़ को ध्यान में रखते हुए लिया है। बीजेपी के अंदर ये नियुक्ति आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। अब नितिन नवीन की भूमिका केवल बिहार या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे देश भर में संगठनात्मक फैसले, चुनावी तालमेल और रणनीति में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। पार्टी नेतृत्व को भरोसा है कि नितिन नवीन की राजनीतिक समझ, प्रशासनिक अनुभव और रणनीतिक सोच बीजेपी को आने वाले चुनावों में और मजबूती देगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह का आभार जताया है। नितिन नवीन ने लिखा कि मैं संकल्पबद्ध हूं कि अपनी संपूर्ण शक्ति, सामर्थ्य और परिश्रम के साथ कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को और अधिक सशक्त, संगठित और उत्कर्ष की ओर अग्रसर करने का कार्य करूंगा। यह विश्वास है कि हम सब मिलकर सेवा, संगठन और समर्पण के मार्ग पर चलते हुए विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो बिहार की राजनीति में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दरभंगा से विधायक संजय सरावगी को तत्काल प्रभाव से बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सरावगी ने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। अभी बीजेपी कार्यकर्ता नितिन नवीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का जश्न ही मना रहे थे। राजनीतिक समीक्षक और बाकी पार्टियों के नेता ये समझने में लगे थे कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नितिन नवीन को पार्टी की कमान क्यों सौंपी।
इसी बीच बीजेपी ने एक और बड़ा बदलाव कर दिया। बिहार बीजेपी को नया अध्यक्ष दे दिया। केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार बीजेपी की कमान संजय सरावगी को सौंपी है। संजय सरावगी दरभंगा शहरी सीट से विधायक हैं, जिन्हें बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। संजय सरावगी मिथिलांचल में पार्टी का चर्चित और पुराना चेहरा माने जाते हैं। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत करने वाले संजय को काफी अनुभवी नेता माना जाता है। नितिन नवीन की तरह इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में काफी अच्छा काम संगठन के लिए किया है। 2005 से लेकर 2025 तक लगातार 6 बार संजय सरावगी दरभंगा सीट से बीजेपी के विधायक रहे हैं। सरावगी अब दिलीप जायसवाल की जगह लेंगे। संजय सरावगी भी दिलीप जायसवाल की तरह वैश्य समुदाय से ही आते हैं, जो बीजेपी का कोर वोटर है। करके दिखाती है। मुझे इतना बड़ा दायित्व पार्टी ने सौंपा है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक पार्टी को और मजबूत कैसे किया जाए और सरकार से कैसे समन्वय बनाकर कैसे पार्टी आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करें। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को नई एनडीए सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन संजय सरावगी को नीतीश कैबिनेट में दोबारा रिपीट नहीं किया गया था। उसी समय से ये चर्चा थी कि संजय को प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये डबल डोज है, एक डोज कल मिला था, आज दूसरा डोज है, बूस्टर डोज मिला है। बिहार मजबूती के साथ, जिस तरह मोदी जी और नीतीश जी के साथ खड़ा रहा है, बिहार में अब संगठन का काम संजय सरावगी ही देखेंगे, ये ऐलान हो गया है। सरावगी अब बिहार बीजेपी के नए बॉस बन गए हैं। पार्टी नेताओं ने उम्मीद जताई है कि उनके अध्यक्ष बनने से राज्य में संगठन और मजबूत होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लालू प्रसाद हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली गए हैं। उनके साथ उनकी बेटी मिसा भारती भी रही। वहीं जब वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो मीडिया ने उनसे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन लालू प्रसाद ने मीडिया की किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो बेटी मिसा भारती उनके साथ थी, हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो वो किसी भी सवाल का जवाब देते हुए नजर नहीं आए। ये तस्वीर लालू प्रसाद यादव की, और बताया जा रहा है कि हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन जब पटना एयरपोर्ट की तस्वीर आप देखिए, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कुछ बोलते नहीं हैं। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने माफियाओं को सख्त चेतावनी दी है। सम्राट ने कहा कि सड़कों की सफाई के बाद अब माफियाओं के घर पर भी बुलडोजर चलेगा। बिहार में माफियाओं की अब खैर नहीं। सम्राट के बयान पर सियासत गर्मा गई है। और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर माफियाओं को खुली चुनौती दे दी है। गया जी में सम्राट चौधरी जमकर गरजे। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि अभी हमने सफाई अभियान शुरू किया है, अब माफियाओं के घर पर भी बुलडोजर चलेंगे। कोई भी अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो 24 घंटे में उसका मकान ध्वस्त होगा। सफाई चल रहा है आगे भी सफाई करूंगा सर। अभी तो रोड का सफाई हो रहा है, और यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे। तो बचा नहीं सकता। सम्राट ने गया जी की धरती से बहु बेटियों को छेड़ने वाले शोहदों को भी सख्त चेतावनी दी। बिहार के गृह मंत्री ने कहा कि अगर बहु बेटियों पर बुरी नजर डाले तो उसकी जगह सलाखों के पीछे होगी। सम्राट ने नक्सलियों को भी चेताते हुए कहा कि नक्सली या तो जेल में रहेंगे या फिर उनका पिंडदान होगा। यदि कोई हमारी बहनों को यदि छेड़ता है, उसके लिए जगह गया जी के जेल में है, उसके लिए बाहर नहीं हो सकता। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है, तो 5-6 लोग बचे हैं। अगले 3 महीने में उन तमाम नक्सली को या तो जेल के अंदर पहुंचा दूंगा, और नहीं तो पिंड का स्थान तय है, वहां भी पहुंचाने का। सम्राट चौधरी ने माफियाओं को खुली चेतावनी दी है।
माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने बयान का समर्थन किया तो विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। बयान देने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप एक्शन नहीं दिखाइए, और आप एक्शन नहीं दिखा पा सकते हैं क्योंकि सत्ता के जो नजदीक हैं वही अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी के इस तरह के बयानों से एक बात तो बहुत साफ हो जा रही है कि वो मान के चल रहे हैं कि इससे पहले बिहार में गुंडों का राज था, माफिया का राज था, चौक चौराहों पर शोहदे खड़े होकर छेड़खानी करते थे। सच्चाई भी है। माननीय सम्राट चौधरी जी का यह कथन कि माफिया को चैन से नहीं रहने देंगे, कौन माफिया है? वह माफिया है जो आर्थिक माफिया है, इसने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है। बिहार के गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने बिहार को अपराध मुक्त करने के दिशा में, बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के दिशा में कोई समझौता नहीं करेंगे कि बिहार में सुशासन स्थापित होकर के रहेगा। गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन मोड में हैं। बिहार में लगातार अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया जा रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों और माफियाओं पर शिकंजा कस गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड बनाया गया। अब सम्राट ने एक बार फिर माफियाओं को खुली चुनौती देकर ये साफ कर दिया कि बिहार में अब गुंडा राज और माफिया राज की कोई जगह नहीं। माफिया और अपराधी अब बचेंगे नहीं। न्यूज़ 18 के लिए गया जी से एलन लीली की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा है कि बिहार में गरीबों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। बिहार में हालात केरल जैसा है। गिरिराज के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बड़ा सवाल है कि बिहार में एनडीए की ही सरकार है, फिर धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जिस कदर से केवल बेगूसराय में ही नहीं पूरे बिहार में गरीब को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और धीरे धीरे ये केरल की स्थिति बनते जा रहा है। बिहार में धर्मांतरण को लेकर गिरिराज सिंह गंभीर चिंता जता रहे हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि बिहार में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बिहार में स्थिति केरल वाली हो गई है। धर्म परिवर्तन पर कड़ा कानून बनना चाहिए। राज्य सरकार से कि एक धर्म परिवर्तन होकर एक कड़ा कानून बनना चाहिए, जिस कदर से केवल बेगूसराय में ही नहीं पूरे बिहार में गरीब को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और धीरे धीरे ये केरल की स्थिति बनते जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। एनडीए नेता जहां गिरिराज सिंह के बयान को आशंका बता रहे हैं, तो विपक्ष के नेता ने बयान के बहाने बिहार की सरकार पर निशाना साधा। पिछले 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सवाल आप अपनी सरकार पर ही खड़ा कर रहे हैं। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी का मतलब कानून का राज, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मामला अगर सामने आएगा तो निश्चित ही कानून के तहत कार्रवाई होगी। दरअसल समझिए ना कि बिहार में धर्म परिवर्तन हो रहा है गरीबों का, तो बिहार में किसकी सरकार है भाई? इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने बिल्कुल सही चिंता जताई है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून बनाकर कड़ी कार्रवाई करे। इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की जाएगी। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासत जारी है, लेकिन बड़ा सवाल कि बिहार में एनडीए की सरकार है, जब बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? गिरिराज सिंह अपनी ही सरकार में धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? धर्मांतरण पर आखिर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। मोदी सरकार मनरेगा योजना को खत्म करने के लिए संसद में एक नया विधेयक लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून का नाम जी राम जी विधेयक रखा गया है, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। बीजेपी जहां इसे पहले मनरेगा कानून से बेहतर बता रही है, वहीं कांग्रेस ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर सवाल उठाए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म कर उसकी जगह एक नया कानून लाया जा सकता है। इस नए कानून का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन होगा। नए प्रस्ताव के तहत हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को जो बिना स्किल वाला मैनुअल काम करने को तैयार है, उसे हर साल 125 दिन के वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, मजदूरी सीधे बैंक खाते में जाती है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस पर ऐतराज जताया कि महात्मा गांधी का नाम इस योजना से क्यों हटाया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार का मकसद और मंशा क्या है, समझ नहीं आ रही। महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मकसद क्या है। बताया जा रहा है कि इस बिल को लोकसभा के सदस्यों के बीच सर्कुलेट कर दिया गया और इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बिल का मकसद विकसित भारत 2047 के विजन के साथ तालमेल बिठाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस की दिल्ली में हुई रैली में पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र नारेबाजी का मुद्दा संसद में उठा। बीजेपी ने राहुल और सोनिया गांधी से देश से माफी की मांग की। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि रैली में किसने क्या कहा ये किसी को नहीं पता। बीजेपी बगैर किसी बात का मुद्दा बना रही है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। पीएम मोदी के अपमान को लेकर संसद में सियासी संग्राम जारी रहा। संसद में कार्यवाही शुरू होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। शोरगुल और अव्यवस्था के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जबकि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के कथित अपमान का मुद्दा उठाया। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग भी की। इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। किसने क्या कहा ये किसी को नहीं पता। बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। रविवार को रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी ने रैली की थी। बीजेपी का आरोप है कांग्रेस पार्टी की रैली में नारे लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बीजेपी ने कहा कि ऐसे नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना से बड़ी खबर, जहां बीच सड़क पर कार में आग लग गई। पटना के राजा बाजार की यह घटना है। एक कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते 3 बाइक भी जल उठी। दमकल की टीम ने आग बुझाई। आग की वजह का पता नहीं चल पाया है। पिलर नंबर 73 के पास ये आग लगी है। पटना की तस्वीर देखिए, जहां पर धू कर ये कार जलती हुई दिखाई दे रही है। पटना के राजा बाजार की ये तस्वीर है। देखते ही देखते 3 बाइक भी जो आसपास थी वो जल उठी। दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। आग की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन काफी देर तक बीच सड़क पर अफरा तफरी मची रही। लोग वहां से दूर हटकर खड़े थे। पिलर नंबर 73 के पास ये आग लगी। और चलिए, छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।